गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। ओके, तो कल हमारा यहाँ से पीछे तो उड़ गया वो जो हमने किया था, ये बचा हुआ लास्ट में। ओके, मेरा कंप्यूटर बंद हो गया था कल, तो ये उड़ गया था हमारा कल, तो ये बचा था फिर। ठीक है, तो कल हम जो कर रहे थे काइनेटिक थ्योरी कैसे देख रहे थे, उसके एग्जाम्पल देखे हमने अब तक, उसके हमने एग्जाम्पल देख लिए सारे और ये डेरिवेशन हमने निकाल लिया। ठीक है, अब क्या है कि ये हमारे सारी एनर्जी वगैरह निकल गई थी मॉलिक्यूल के लिए जो भी निकलना था। ठीक है, अब हमें क्या करना था आज हमें देखना है कि हमने ये इक्वेशन निकाली है प्रेशर के लिए 1/3 रो वी स्क्वायर रो वी आरसीएम का आरएमएस का स्क्वायर, इससे क्या बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ में ड्राइव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, वो मेरे को देखना है। एक इक्वेशन तो मेरी ये है, दूसरी इक्वेशन मेरी ये है कि ये प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। ये जो चीज़ है आपकी प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है, जो आपकी वी आर एम एस है, प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है थी आपकी। तो ये दो चीज़ें हैं मेरे पास, और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है ना, दो चीज़ें मेरे पास है, यानी वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। तो मेरे पास दो चीज़ें हैं, इनको प्रूव करके क्या मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मेरे बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ वैलिड है। तो वन बाय वन चेक करते हैं कि हमारे सारे लॉ से ड्राइव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, आई थिंक कल का डेरिवेशन तो क्लियर होगा ना, कल हमने ड्राइव किया था, ये क्लियर होगा। यस सर। ओके, तो पहले बॉयल्स लॉ देखते हैं। बॉयल्स लॉ क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारा जो है बॉयल्स लॉ बोलता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। कब? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इसको प्रूव करके देखते हैं कि प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते कि PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है कि नहीं होता। तो अगर हम देखें हमारी जो इक्वेशन, तो बेसिकली यूज करेंगे P इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। तो P इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, ये यूज करनी है ना। PV चाहिए हमें, तो आप क्या रख सकते हैं, P इक्वल टू रो को हम कर सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो को अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखोगे मेरा बन जाएगा P इक्वल टू 1/3 मास बाय वॉल्यूम वी आर एम एस का स्क्वायर, वी आर एम एस का स्क्वायर। तो PV जो आपका आ रहा है 1/3 m वी आर एम एस का स्क्वायर आ रहा है। अब आपको पता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है वॉल्यूम आपकी जो, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो वेलोसिटी जो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, वेलोसिटी का स्क्वायर इनफैक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है और सेम मास ऑफ गैस है, मास आपने चेंज नहीं किया, तो आपका PV क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो दिस इंप्लाइज दैट PV इज कांस्टेंट at constant temperature for a given mass of gas, for a given constant mass of gas। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ प्रूव कर दिया हमने। यहाँ से चार्ल्स लॉ को देखते हैं। चार्ल्स लॉ कहते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर हो। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। डन सर। ओके, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, तो वॉल्यूम आपका जो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आना चाहिए। चार्ल्स लॉ कहता है मेरा कि अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो मेरा वॉल्यूम जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा कांस्टेंट प्रेशर पे। तो इसको प्रूव करते हैं। फिर दोबारा वही काइनेटिक थ्योरी बेसिस, सॉरी ये जो इक्वेशन है प्रेशर वाली वो यूज करेंगे 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए, तो मैं इसको वी आर एम एस को, ये तो टेम्परेचर आ ही जाएगा बाद में, इस साइड को मुझे वी की फॉर्म में लाना है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो मैं रो को लिख सकता हूँ मास पर यूनिट वॉल्यूम वी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू पी। तो वी आपका आ गया 1/m/3 p वी आर एम एस का, सॉरी
वी आर एम एस का स्क्वायर। वॉल्यूम को इधर ले गया, प्रेशर को इधर लिया है, मेरा ये आ गया। अब ये जो आ जाएगा तो अब तो आपके लिए हो गया ये। वी आर एम एस जो है टेम्परेचर के प्रोपोर्शन है, और बाकी सब कांस्टेंट है इसमें। राइट हैंड साइड में ये कांस्टेंट है पूरा। गिवन मास ऑफ द गैस है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है ही एज पर चार्ल्स लॉ। तो वी कैन राइट V जो है प्रोपोर्शनल टू वी आर एम एस का स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाइज दैट V प्रोपोर्शनल टू T, कि वी आर एम एस प्रोपोर्शनल टू T होता है, इसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया V प्रोपोर्शनल टू द T, ठीक है। और अब ये फिर वही हो जाएगा, गिवन मास ऑफ द गैस उधर लिख दोगे फॉर गिवन मास एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो ये भी प्रूव हो गया, इसको भी नोट कर लो। आ गया, चलो इसमें ही कर लेते हैं दूसरा भी। सर वेट, इसी पेज पे कर लो। गे लुक्स लॉ क्या बोलता है आपका, P प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। P प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होगा। फिर दोबारा प्रूव करते हैं, फिर वो लिखोगे P इक्वल टू P प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर करना है हमने, और अब कांस्टेंट वॉल्यूम P इक्वल टू 1/3 m/v हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम आर एम एस का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो मास तो कांस्टेंट है ही, तो P प्रोपोर्शनल टू द वी आर एम एस का स्क्वायर आ गया। और यहाँ से हमारा क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट P प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। ये कंडीशन हमने कैसे बनाई है, ऊपर से नीचे जो बनाई है, हमारे कांस्टेंट मास कांस्टेंट वॉल्यूम पे गिवन मास के लिए। तो हमारा m और v कांस्टेंट हो गया, तो P प्रोपोर्शनल टू इसके हो गया, इससे P इक्वल टू T आ गया, ठीक है। तो ये लॉ भी प्रूव हो गया, इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो। सारे लॉ से प्रूव हो सकते हैं जो गैस के हमारे। अभी आइडियल गैस इक्वेशन, अवोगाड्रो लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ऑल यू कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर, ठीक है। चलो कर लिया नोट, यस ठीक है। अच्छा मोटा मोटा ध्यान रखो, बस आपको बीआरएमएस का क्वेश्चन को तो टेम्परेचर करना है, जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होगा उसको कांस्टेंट ले लो, जहाँ मास कांस्टेंट है मास कांस्टेंट ले लो, बस वहीं से होना है सारा प्रूव। आइडियल गैस इक्वेशन को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आइडियल गैस या परफेक्ट गैस इक्वेशन, फिर दोबारा वही P इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम कर लेता हूँ सीधा ही मैं, रो वी स्क्वायर आएगा तो मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा। ये है आपका, यहाँ से पी वी इक्वल टू 1/3 m वी आर एम एस का स्क्वायर आया, ठीक है। अब हमें पता है कि वी स्क्वायर जो होता है प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है, तो हम लिख सकते हैं कि पी वी जो है प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है, तो पी वी जो है इक्वल टू आर टी आता है। वेयर आप एक कांस्टेंट आ गया, प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो इसको हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो उसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आइडियल गैस इक्वेशन भी प्रूव हो गई, 1 मोल ऑफ गैस के लिए।
इसको नोट कर लो। फिर अवोगाद्रो लॉ, अवोगाद्रो लॉ क्या बोलता है? सो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हाँ, अगर दो गैसें हैं, डिफरेंट गैसें, तो उनमें सेम टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम अगर आपने इक्वल लिया हुआ है तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे दोनों गैसेस में। अगर आपने हीलियम और ऑक्सीजन लिया हुआ है और हीलियम के 100 मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो ऑक्सीजन के भी 100 आएंगे। सेम वॉल्यूम लेना चाहिए लेकिन आपको, और उसका टेम्परेचर सेम हो, प्रेशर सेम हो, तो सेम आएंगे। ठीक है, इसके लिए ये लॉ है। तो लेट अस ट्राई टू प्रूव कर सकते हैं क्या हम? ये है यहाँ पे मास, टोटल मास है आपका, तो मास को लिख सकता हूँ m इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैं लिख सकता हूँ। अब अगर दो गैस का प्रेशर बराबर है, P1 इक्वल टू P2 है, P1 इक्वल टू P2 है, तो आपका क्या है? इससे 1/3 m1 n1 v1 का स्क्वायर बाय कैपिटल V इक्वल टू, ये RMS है इसकी, और ये इसकी RMS हो जाएगी m2 n2 v2 का स्क्वायर बाय v तो सेम है दोनों केस में, 1/3, ये सब कट जाएगा आपस में। तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट m1 n1 v1 का स्क्वायर vrms का स्क्वायर जो इसका होगा इक्वल टू m2 n2 v2 का स्क्वायर। यहाँ से तो ये आया। अब हमें पता है कि सेम टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की सेम होती है। एट सेम टेम्परेचर, सोनोला टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। तो वॉल्यूम आपने काट दिया, प्रेशर का आप यूज कर चुके, अब टेम्परेचर का यूज करो। एट सेम टेम्परेचर you can write kinetic energy of first equal to kinetic energy of second, and this implies that half m1 n m1 v1 square, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करूँ मैं तो एक मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर, एक मॉलिक्यूल की सेम है। तो यहाँ से मेरा क्या आया? m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर है। अगर मैं क्वेश्चन 1 और 2 को देखूँ तो इसमें ये फैक्टर हमारा सेम है, या तो आप डिवाइड करके देख लो या फिर आप देखोगे ये सेम है। दिस इंप्लाइज दैट n1 इक्वल टू n2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है दोनों गैसेस में सेम होंगे एट सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। यस चलिए नेक्स्ट। Yes, sir. तो ये हो गया हमारा। चलो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये अपने केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज करते हो। क्या होता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? इसके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि रूट अंडर रूट डी डेंसिटी अंडर रूट डेंसिटी के। ओके, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो आपका है वो बोलता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है किसी गैस का, वो उसकी डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बोल लो, ठीक है ना? सर मास क्या होता है? मोलर मास के यस सर, या मास के? मोलर मास। वो तो ड्राइव होके आता है, वो जो आप बोल रहे हो ना वो ड्राइव होके आता है। ठीक है, वो एक्चुअली जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो ये बोलता है कि डेंसिटी के इनवर्सली होता है। डेंसिटी के रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, यानी कि जो वेलोसिटी होती है r1 बाय r2 अगर मैं लिखूँ इक्वल टू v1 बाय v2, जो उसकी वेलोसिटी होती है वो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
दिस थिंग, यानी V1 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ डेंसिटी है, इससे ड्राइव होके वो आता है। ठीक है, क्या बनाते हो केस। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो है ये वेलोसिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूव कैसे करोगे इसे? प्रूव करने के लिए फिर हमें वही करना पड़ेगा, ग्राम थ्रो डिफरेंस को प्रूव करने के लिए हमें वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिक से, और वहाँ से देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी जो आ रही है वो हमारी आरएमएस वेलोसिटी जो है इसके प्रोपोर्शनल आ रही है नहीं आ रही। तो बहुत इजी हमारे लिए प्रूव करना कि आरएमएस हमें पता है, फॉर्मूला जो हमारा आता है वो आरएमएस के टर्म में आता है। हमारा फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर, वी आरएमएस का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा डायरेक्टली आ रहा है, अगर हम P1 इक्वल टू P2 करें तो डायरेक्टली हमारा क्या आ रहा है, रो 1 V1 का स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ रो 2 V2 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट रो 1 बाय रो 2 इक्वल टू V2 बाय V1 का स्क्वायर, और इस साइड को रूट आ जाएगा तो ऐसे आ जाएगा, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। तो यहाँ से हमारा डायरेक्टली प्रूव हो गया ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, रूट ऑफ डेंसिटी। चलो, जो आप बोल रहे हो तब हो सकता है मोलर मास वाला, अगर आप बात कर रहे हो कि एक ही कंटेनर में दो गैस हैं, ऐसे कुछ केस हो, या फिर दोनों का प्रेशर वरेशर सेम हो कुछ, अब जाके वो बात बनती है प्रेशर वॉल्यूम वगैरह में, वहाँ पे आपका आ जाएगा वहाँ से भी। ठीक है, चलो अगला है हमारा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि अगर आपने 2-3 गैसें एक जगह पे ऊपर दी तो उनका जो टोटल प्रेशर आएगा वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा, है ना। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये बोलता है कि आपने अगर अलग अलग गैस लो, उनका प्रेशर ऐड करो, तो अगर आप अलग अलग उनको रखोगे उनका प्रेशर सेम जो आएगा वही प्रेशर सेम आएगा जब आप सारी गैसों को एक साथ लोगे एट सेम टेम्परेचर और सेम सब कंडीशन होते हुए। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो बोलता है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये बोलता है कि टोटल प्रेशर जो होगा एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ द नॉन रिएक्टिंग गैसेस वो सेम होगा, रिएक्ट नहीं करनी चाहिए गैस आपस में उनके इंडिविजुअल प्रेशर के, है ना। यानी कि P जो होगा वो उनके इंडिविजुअल, अगर प्रेशर P1 निकालता, P2 निकालता, P3 P4 निकालता, तो वही प्रेशर आपका आएगा जब आप गैस एक साथ लोगे। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है कि हमें प्रेशर जो सेम ही आएगा अगर आप गैस अलग अलग लोगे या साथ साथ में लोगे। तो लेट अस प्रूव दिस थिंग। अगर मैं गैस को उतने वॉल्यूम में भर दूं अकेले, उसका प्रेशर मान लो P1 आएगा, और उतने वॉल्यूम में अगर मैं केवल P2 को भरूं, दूसरी गैस को भरूं तो P2 आएगा। तो मैं सबको अगर एक साथ भर दूं तो मेरा प्रेशर P आना चाहिए, ये मेरे को प्रूव करना है। तो P1 जो मेरा होगा, अगर मैं देखूं 1/3 रो वी स्क्वायर करूंगा तो वहां से मेरा जो आएगा रो V1 का स्क्वायर, यानी कि 1/3 मास बाय वेलोसिटी, मास बाय वॉल्यूम आएगा। ये मास को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मास को, m इंटू n। ठीक है, तो यार mn क्या है, मेरे एक मॉलिक्यूल का मास है ये, और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने वॉल्यूम में कितने हैं। ठीक है, तो मैं ये ले सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इनको अगर एक कंटेनर में भरूंगा तो वॉल्यूम सबका सेम होगा, एक कंटेनर में भरूंगा तो वॉल्यूम सबका सेम होगा। तो मैं अगर ऐड करूँ इनको P1 प्लस P2 प्लस P3 को, इसको मैं अगर करूँ तो ये मेरे कितना आएगा 1/3 और m1 n1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/3 m1 n1 v2 का स्क्वायर बाय टोटल वॉल्यूम एंड सो ऑन।
M2 आएगा ये, M3 V3 का स्क्वायर बाय टोटल वॉल्यूम एंड सो ऑन। अब हमें पता है कि गैस का क्या होता है, वो इसमें केस में वॉल्यूम भी सेम, मैंने आपने जो भरा है उस सेम कंडीशन में भरा है, तो गैस को चाहे उसी कंटेनर में भर रहे हो आप, चाहे अकेले भर रहे हो चाहे सबके साथ भर रहे हो, तो वॉल्यूम तो पूरा ऑक्यूपाई करेगी वो, वॉल्यूम सेम है उसका, टेम्परेचर भी आपने सेम लिया हुआ है, उसी आप कंडीशन में भर रहे हो, तो दैट सेम टेम्परेचर पे जो है, एट सेम टेम्परेचर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, एट सेम टेम्परेचर एक मिनट पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ मैं भी आ रहा हूँ, बैक आ रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी जो होगी सबकी बराबर होगी, तो वी कैन राइट कि m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू ke3 भी हो गए एंड सो ऑन। तो जो आपका ये होगा हाफ m v1 स्क्वायर, हाफ तो कट ही जाएंगे सारे, ये आपस में सारे मॉलिक्यूल के लिए बराबर होंगे, सारे मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, बराबर। तो हाफ अगर कट जाएगा तो वी कैन राइट m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू m3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगर मैं उस चीज़ को यहाँ पुट करूँ m और v का स्क्वायर, यहाँ पे v भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या आ रहा है मेरा p1 p2 p3 जो आ रहा है वो मेरा आ जाएगा, एक मिनट आऊँगा स्लाइड पे, ठीक है अभी रुक जाओ। p1 p2 p3 क्या आ जाएगा, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डैश 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 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं ये कॉमन ले सकता हूँ 1/3v कॉमन ले सकता हूँ, ऊपर से मैं mv स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि mv स्क्वायर सबका सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। ओहो कल वाला फिर हो गया, माय गॉड, फिर उड़ गया, कल तो बच गया था, 10th वाला तो बच गया था, तुम्हारा उड़ गया था, इसका ऐसा हो क्यों रहा है, अभी से हुआ है कल से ही। माइक्रोसॉफ्ट ओहो बंदी हो गई। हो गया आज भी, इसने बैकअप नहीं बनाया। चलो कोई नहीं, दो इसको पार्शियल प्रेशर प्रूव कर रहे थे ना हम लोग, बाकी हमने कर लिए सारे, डाल्टन लॉ। आवाज तो आ रही है आप लोगों को, ठीक है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, स्क्रीन रिप्रेजेंट हो रही है, स्क्रीन रिप्रेजेंट, यस Yes. ठीक है ठीक है। है ना, तो शुरू से देख लेते हैं। तो हम ये बोल रहे थे कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि पी जो होता है वो P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर होता है, ये हमने कर लिया था। सो फिर हमने लिखा P1 P2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3 रो वी स्क्वायर किया था, रो वी से फिर हमने mn में कन्वर्ट किया था, तो ये m1 n1 बाई v इंटू v1 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ऐसे P3 हो जाएगा आपका, सॉरी P2 हो जाएगा, P3 P4, ठीक है। तो आपका जो प्रेशर आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/3 m1 n1 v1 का स्क्वायर बाय कैपिटल V प्लस 1/3 m2 n2 v, सॉरी ये v1 था, v2 का स्क्वायर अब आएगा कैपिटल V एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारा मैंने का समीशन आएगा, दिस इक्वल टू दिस थिंग। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको कि सेम टेम्परेचर है, एट सेम टेम्परेचर
kinetic energy 1 equal to kinetic energy 2 equal to kinetic energy 3 and so on, and we can write this will imply me 1 by 2 m1 v1 square equal to m2 v2 square equal to 1 by 2 m3 v3 square. अगर मैं हाफ उड़ा दूं सबका तो दिस फर्दर इम्प्लाई मी this m1 v1 square equal to m2 v2 square equal to m3 v3 का स्क्वायर. ठीक है, this will imply me this. Now if I put this thing here तो I will get this implies that p will be equal to, अगर मैं यहाँ पुट कर रहा था तो ये मेरा कॉमन आ गया था, ये कॉमन आ गया था, ये कॉमन आ गया था, तो I can what can I write? I can write that this is equal to 1 by 3v and अंदर क्या बचा, m1 भी कॉमन आ जाएगा, mn का स्क्वायर कर देता हूँ मैं, क्या जाएगा mn का mn आ जाएगा, अंदर क्या जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर, सॉरी m v स्क्वायर तो कॉमन ही आएगा. हाँ, एम बी स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा ना बाहर, एम बी स्क्वायर को बाहर कर दिया था ना हमने, एम बी स्क्वायर को कर दिया था बाहर, तो एम बी स्क्वायर तो आ गया बाहर, अंदर आपका बचा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 एंड सो ऑन, जो भी होगा. अब आपको पता है नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं, अगर ये नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं तो ये n1 प्लस n2 प्लस n3 क्या होगा, ये n के बराबर होगा नॉन रिएक्टिंग गैसेज के लिए. तो we can write that for non reacting gases, मैं यहाँ कर लेता हूँ उसके आगे, for non reacting gases. अब आपको समझ में आ रहा होगा assumption क्यों मानते हैं ऐसे. for non reacting gases जो आपने गैस मिलाई आपस में, उनके नंबर ऑफ मोल जो है टोटल, अगर आप मॉलिक्यूल निकालोगे तो वो n आएंगे और उसका जो प्रेशर आएगा n आएंगे, तो उसको क्या लिख सकता हूँ एक्चुअली, प्रेशर मेरा आ रहा है कितना आ रहा है, P इक्वल टू 1/3 m n इंटू वी स्क्वायर बाई कैपिटल V. ये आ रहा है मेरा प्रेशर. ये कब आया, जब मैंने सारी गैसेस का ऐड किया, मैंने सबको ऐड किया तो मेरा प्रेशर ये आया. ठीक है, और एक्चुअली ये प्रेशर किसके बराबर है, ये प्रेशर तो उसके बराबर है कि अगर मैं n मॉलिक्यूल लेता एक गैस के और उसका प्रेशर निकालता. इससे क्या प्रूव हो रहा है, इससे प्रूव ये हो रहा है कि अगर मैं अलग अलग प्रेशर लूं इनका या एक साथ लूं तो सेम आ रहा है मेरा, अलग अलग प्रेशर लूं या एक साथ लूं मेरा प्रेशर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. मैं चाहे अलग लूं गैसेस को, उनको ऐड कर दूं तो भी मेरा प्रेशर वही आएगा, और अगर मैं एक साथ लूंगा तो मेरा प्रेशर कितना होगा, एक साथ मैं लूंगा तो मेरा प्रेशर कितना आएगा एक्चुअली, एक साथ अगर मैं लूंगा तो वो भी सेम आ रहा है. दिस इम्प्लाइज दैट कि आपका दोनों केस में प्रेशर सेम है, दोनों केस में प्रेशर, क्योंकि ये क्या होगा, ये पी के बराबर हो जाएगा. सो पी डैश मान लो, तो पी डैश और पी बराबर आ रहे हैं आपके, तो दिस इम्प्लाइज द वैलिडिटी ऑफ डाल्टन लॉ. ठीक है, नोट कर लो इसे फटाफट, फिर आगे मूव करते हैं. हमने सारे लॉ प्रूव कर लिया अपनी गैस इक्वेशन जो मैंने ड्राई की थी उसका यूज करके. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आपको पता है जो गैस होती है आपकी, गैस में सारे मॉलिक्यूल की स्पीड बराबर नहीं होती, सबकी स्पीड जो डिफरेंट होती है. तो आपने इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा, गैस का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन आता है कर्व, वो कुछ इस तरह का आता है ना, जिसे हम मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. अगर आप लोगों ने देखा होगा तो
इसकी इक्वेशन भी है लेकिन इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है, कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो वो कुछ ऐसा आता है। अगर आप इसको प्लॉट करोगे, स्पीड लोगे यहाँ पे, और अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना, मान लो 1000 मॉलिक्यूल है, 1000 में आपने प्लॉटिंग करेगी 5 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल, 20 मॉलिक्यूल। तो अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे लोगे, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर आप लोगे तो आपको जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ आपने देखा होगा, है ना, इसमें सारे स्पीड के, हर स्पीड के मॉलिक्यूल होंगे, हर स्पीड के मॉलिक्यूल होंगे आपके, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। तो इसका जो एरिया है वो आपको सारे मॉलिक्यूल देता है कि सारे मॉलिक्यूल आपके कितने हैं, क्या है, उनकी स्पीड कितनी है, मैंने स्पीड इनटू मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर सकते हो आपके एरिया से आ जाएगा। तो इससे फिर हम देख रहे हैं कि यार कुछ मॉलिक्यूल जो हैं उनकी स्पीड तो बहुत कम है, और कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाले भी हमारे मॉलिक्यूल कम हैं और कम वाले भी कम हैं। ज़्यादातर मॉलिक्यूल की स्पीड इनके बीच में होती है, तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा आ रहा है ग्राफ का। ज़्यादातर की स्पीड जो है इन बिटवीन होती है इनकी। तो हर मॉलिक्यूल की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट है, किसी की v1 है, किसी की v2 है, किसी की v3 है, ठीक है। तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीड, विच इज एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। अगर हम डिफरेंट स्पीड ले तो एवरेज स्पीड जो आएंगी, एवरेज जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ाई है, एवरेज वेलोसिटी की तरह, एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट होती है थोड़ा। यहाँ पे एवरेज जो होता है सिंपल एवरेज आता है, क्योंकि ये सब आपकी एक तरह से क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मान सकते हो, उनका एवरेज अगर हम लें तो दिस इज अवर, अगर हमने n मॉलिक्यूल लिए, एक मॉलिक्यूल की स्पीड v1 है, कि v2 है, कि v3, n वाले की vn है, और डिवाइड बाय n कर दो, इसका एवरेज आता है। जैसे आप मार्क्स का एवरेज निकाल दो क्लास में, इसका जो फॉर्मूला आता है, अगर आप मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की इक्वेशन यूज करोगे तो आपका जो फॉर्मूला आएगा एवरेज स्पीड का, वो आपका आएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, आपका फॉर्मूला आएगा 8RT बाय पाई एम, ठीक है। आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, पाई तो पाई होता है 3.14, एम जो है मोलर मास है, मोलर मास है। बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो मोलर मास ये है, मोलर मास आपका क्या होता है, ग्राम में होता है ना, 1 ग्राम पर मोल, इसको किलोग्राम में लिखना है, ऐसा यूनिट में, तभी आपका आंसर ऐसा यूनिट में आएगा, ठीक है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, उसकी मोलर मास को सीधा ऑक्सीजन आता है, वहाँ पे पुट कर देते हैं, ऑक्सीजन O2 होता है ना, 32 पुट कर देते हैं सीधा, तो 32 × 10⁻³ पुट करेंगे, तो ये आएगा आपका 8RT बाय पाई एम। इसको अगर मैं R बाई एम को अगर मैं लिखूँ नंबर ऑफ मोल वगैरह में कन्वर्ट करूँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन, तो 8kT बाय पाई स्मॉल m आ जाएगा, दिस इज द इक्वेशन। अगर मैं PV को पेनल्टी लगाऊं तो इस इक्वेशन को ये लिख सकते हैं 8PV बाय पाई एम, ठीक है। आप तो बस एक यूज याद कर लो, ये वाली 8RT बाय पाई एम, आपका काम इससे हो जाएगा। ये है मेरी एवरेज स्पीड। मैं डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट स्पीड डिफाइन करता हूँ। तो मेरी दूसरी स्पीड जो हो सकती है वो RMS स्पीड हो सकती है, जो मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज कर रहा था अब तक। तो मैं लिख सकता हूँ उसे RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब होता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। वी कैन राइट V RMS इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर एंड Vn का स्क्वायर, अगर n मॉलिक्यूल है, डिवाइड बाय रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन।
तो ये मीन आ गया इसका, उसका रूट, ये आपका आया विच इज इक्वल टू 3RT/m। इसका जो फॉर्मूला आता है VRMS जो आपकी आती है वो आती है 3RT/m रूट के अंदर। और इसे भी अगर आप सेम वही करोगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना चाहोगे तो 3kT/स्मॉल m, एक मॉलिक्यूल का मास ले लोगे। यहाँ पे ये मोलर मास था, ये एक मॉलिक्यूल का मास आ गया, ठीक है। PV इक्वल टू nRT लगा लो, 3PV/m आ जाएगा। तो ये VRMS आ गया, रूट मीन स्क्वायर। तीसरी जो आपकी होती है वो होती है मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल मतलब कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कौन सी स्पीड को एक्वायर करेंगे, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कौन सी स्पीड को एक्वायर कर रहे हैं। अगर आप देखें तो इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल आएंगे आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इनकी स्पीड क्या होगी, इनकी स्पीड कुछ ये होगी। इस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, बी मोस्ट प्रोबेबल। तो बी मोस्ट प्रोबेबल जब की आएगी वो आपकी जो मैक्सवेल इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी मोस्ट प्रोबेबल, तो वी एफ मोस्ट प्रोबेबल आपकी जाती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपकी आती है 2RT/m, ठीक है। तो ध्यान रखना 2RT/m, 3RT/m और 8RT/m, ये तीनों स्पीड आती हैं आपकी। तो इसको फिर अगर आप गैस कांस्टेंट की फॉर्म में पुट करोगे तो ये स्मॉल m आ जाएगा, यहाँ पे KTm हो जाएगा। PV की फॉर्म में करोगे 2PV/M हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ये, ठीक है। तो दीज आर आवर 3 स्पीड, तो मैं तीनों स्पीड ध्यान रखनी है। 8RT/m, 3RT/m रूट मीन स्क्वायर होती है, और मोस्ट प्रोबेबल होती है वो 2RT/m होती है। इस तीन फॉर्म में ध्यान रखना है। इसको नोट कर लो जो करने फटाफट से। हो गया? यस सर। नोट कर लो, कहीं दोबारा बढ़ जाए, दोबारा बढ़ जाएगा तो फिर दोबारा लिखना पड़ेगा सब कुछ। सर चलो सर इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है। इसकी डेरिवेशन Yes, sir. ये सब की एवरेज और इसकी नहीं, ये आप ड्राइव नहीं कर ओके सकते, सर। है ना। इसकी जो मैक्सवेल इक्वेशन आती है बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आती है, उसको आपको फिर करना पड़ेगा, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसके न्यूमेरिकल आएंगे बस, तो आपको न्यूमेरिकल कैसे करने हैं वो ध्यान रखना है। और वैल्यू आ सकती है 3RT/m होगा या क्या होगा, है ना। इसमें बस हम केवल ये बता सकते हैं VRMS को अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा वो, तो आपने पीछे ड्राइव किया था कि काइनेटिक एनर्जी आपकी जो होती है कितनी होती है, तो वहाँ से आप कर सकते हो 3RT/m आ जाएगा, है ना। तो लेकिन ये आएगा नहीं डेरिवेशन ये, ठीक है, इससे नहीं कर सकते मैक्सवेल से। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारी डिफरेंट स्पीड हो गई। अब देखो जो गैस मॉलिक्यूल होती है उनमें एनर्जी जो होती है, एनर्जी जो होती है वो आपने एनर्जी तो निकाली, मान लो किसी टेम्परेचर पे आपने बोला कि एनर्जी इतनी यूज, अब वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है उसमें। तो मॉलिक्यूल हमारा जो होता है वो एनर्जी का क्या यूज करता है। मॉलिक्यूल जो एक तो चलने के लिए यूज करेगा अपनी, उसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी उसके लिए यूज कर सकता है, या फिर मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। मॉलिक्यूल हो सकता है रोटेट कर रहा हो आप, मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है। उसके अलावा जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट कर सकता है। एट हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो वाइब्रेशन एनर्जी हो सकती है उसमें।
तो जो भी आपका टेम्परेचर है उससे जो उसको एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी उसकी इन चीज़ों में यूज हो रही है, ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन में। अब जो ट्रांसलेशन वो कर रहा है मोशन, ट्रांसलेशन मोशन भी उसमें हम बोल सकते हैं कि 3 डायरेक्शन उसकी पॉसिबल है। एक अगर छोटा सा सिंगल मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, मान लो मोनोटॉमिक तो मॉलिक्यूल बोलो चाहे उसको एटम बोल लो, एक ही बात है, जैसे हीलियम हो गया, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एक्स डायरेक्शन में हो सकती है, वाई में या जेड में, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है उसकी 3 पॉसिबिलिटी है कि वो एक्स में मूव कर रहा हो या वाई में या जेड में। तो 3 अपनी या उसकी वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट हैं, वेलोसिटी एक्स, वेलोसिटी वाई, वेलोसिटी जेड। वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट हैं, तो आपको पता है जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर जो होगी वो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर का सम होगी। हाफ एम वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर का सम होगी, हम वेक्टर को ऐड करते हैं, ऐसी ऐड होगी इसकी वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है वो इन तीनों वेक्टर का सम है। तो हम बोल सकते हैं, अब बाय सिमेट्री हम ये बोल सकते हैं कि आपके गैस में मान लो लाखों मॉलिक्यूल है, करोड़ों, तो करोड़ों मॉलिक्यूल की जो एनर्जी एक्स में होगी और जो वाई में होगी और जेड में होगी, तीनों इक्वल होगी बाय सिमेट्री, एक जगह ज्यादा हो नहीं सकती। तीनों साइड में हमारी जो इक्वेशंस हैं वो बाय सिमेट्री हमारी जो है सेम होंगी, तीनों डायरेक्शन में हमारी जो वेलोसिटीज होंगी वो सेम होंगी। तो जो एनर्जी आपकी होगी वो तीनों वेलोसिटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी जो आपकी टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी इन वाई डायरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी इन जेड डायरेक्शन, इन तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो जो भी आपकी एनर्जी होगी वो तीनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जो एनर्जी आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कितने उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, 3 में होगी, 4 में, 5 में, उसको हम बोलते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, कितने मोशन शो कर सकता है, तो हम उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो एफ होती है। उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लेते हैं मोनोटॉमिक के लिए 3 लेते हैं, मैंने आपको बताया। डायटोमिक के लिए 5, क्योंकि ये क्या करता है एक्चुअली, ये ट्रांसलेशन मोशन भी शो करता है, एक्स में, वाई में, जेड में ट्रांसलेशन भी कर सकता है, और इसके रोटेशन भी हो सकता है। तो रोटेशन इसका एक तो इसके अबाउट हो सकता है, एक इस एक्सिस के अबाउट हो सकता है, और तीसरा अगर आप लोगे तो इस एक्सिस के अबाउट। लेकिन आपको पता है कि इसके अबाउट, जो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग बहुत कम आएगा, तो एनर्जी बहुत कम होगी। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। इनके होगी जो बेसिकली एनर्जी होगी वो इसके अबाउट होगी। तो हम जिसका दीज एक्सिस ट्रांसलेशन किलों को ब्रेक हो रही है। यस सर। So वॉइस पर बहुत ज्यादा हो एक मिनट, नेट की स्पीड कम हो गई, अभी तेज हो जाएगी। अभी आ रही है आवाज? यस सर। अच्छा, अब तो ब्रेक नहीं हो रही आवाज हमारी, ठीक आ रही है अभी आवाज? यस। अच्छा अच्छा, कहाँ से ब्रेक हुई थी ये समझ में आ गया, मोनोटॉमिक डायटोमिक का? यस सर डायटोमिक का एक बार और एक्सप्लेन कर दो। डायटोमिक में ये कह रहा था कि मैं कह रहा था डायटोमिक गैस जो आपकी होती है उसमें
ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकती है डायटोमिक गैस आपकी, ये में मूव कर सकती है इसके मॉलिक्यूल, ये जेड में कर सकते हैं। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो यहाँ से आ गई है। जो सिंगल एटॉमिक आपका होता है स्फीयर से पास मॉलिक्यूल है आपका, वहीं से आपका एक्सिस पास कर रहा है, उसके बाद जब आप एनर्जी लोगे तो इट विल कम वेरी लेस, दैट एनर्जी विल कम वेरी लेस। तो हम इसकी रोटेशन एनर्जी कंसीडर नहीं करते, हम क्या कंसीडर करते हैं, केवल ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो इसकी केवल ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है तीनों, तो इसके हम Vx, Vy और Vz कंसीडर करते हैं। इस केस में Vx, Vy और Vz तो कंसीडर कर ही रहे हैं, साथ में हम 2 इनर्शिया भी कंसीडर कर रहे हैं, I2, मान लो ये I1 है, इसके अबाउट I2 ये कंसीडर कर रहे हैं। I3 जो होगा वो एक्सिस यहीं से पास हो रहा है इसके मॉलिक्यूल से, तो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम आ जाएगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वी डोंट टेक द एनर्जी अबाउट दिस, वी टेक द एनर्जी अबाउट 2 एक्सिस ओनली। तो कुल मिला के मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, 2, 3 और 2 5, एनर्जी जो है 5 फ्रीडम में डिवाइड होगी। क्लियर हुआ? यस सर। इसमें मैं वाइब्रेशन कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक है। वाइब्रेशन अगर होगा तो आप नहीं बता सकते कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, फिर वो पेपर में देंगे आपको, एक वाइब्रेशन कर रहा है मॉलिक्यूल, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी होगी, तो मैं वाइब्रेशन कंसीडर नहीं कर रहा। ट्राइएटॉमिक के केस में हमें याद रखना चाहिए, ट्राइएटॉमिक में 2 केस हो सकते हैं। इसमें मैं एक्सप्लेन तो ज़्यादा नहीं कर रहा था किताबों में कैसे होता है, लेकिन ट्राइएटॉमिक में 2 केस हो सकते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। नॉन लीनियर मतलब जैसे आपके एक तो लीनियर हो सकता है और एक नॉन लीनियर का केस मॉलिक्यूल। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल मतलब जैसे आपका H2S, H2O है, जैसे आपका SO2 है, ये आपके नॉन लीनियर है। और लीनियर के केस में क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ये आपकी लीनियर है, कार्बन डाई, ये CS2, HCN, ये सब लीनियर के केस हैं। इस केस में हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम लेते हैं वो 7 लेते हैं, इसमें ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं है। देखिए इसमें भी रोटेशन वगैरह करा है, और इस केस में आती है नॉन लीनियर अगर है तो ये 6 आती है इस केस में, 6 आती है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 6 और 7 आती है। अभी हम इसमें भी वाइब्रेशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अगर वाइब्रेशन कंसीडर करेंगे तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर हो गया सर? तो लीनियर वाला उसमें 5 नहीं आनी चाहिए? लीनियर वाले की 5 होती है क्या? लीनियर वाले की नहीं 5 तो नहीं आएगी, उसमें रोटेशन के अलावा और भी चीजें कुछ कंसीडर कर रहे होंगे वो लोग, हो सकता है कुछ और भी कंसीडर किया हो, लेकिन इसमें 7 देख लेना क्या है इसका, मैं भी चेक कर लूंगा एक बार। यूजुअली क्या होता है पेपर में आपका 1 और 2 पूछता है और 3 के केस में आपको दे देता है, या फिर 3 के केस में कभी-कभी भी देगा, या फिर कभी क्या होगा वाइब्रेशन में केस दे देगा, तो वाइब्रेशन में खुद बोल देगा वो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इतनी है, तो उस केस में आपको फिर देखना पड़ेगा कि क्या है, उस केस में आपको देखना पड़ेगा। सर 2 एक्स्ट्रा वो वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से आ जाती है। रोटेशन तो है ही, रोटेशन तो उसमें भी है, लीनियर वाले में भी, दोनों में ही होता है रोटेशन तो, लेकिन उसमें आपस में मॉलिक्यूल की रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड करता है। एक्चुअली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं मॉलिक्यूल की रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि उसकी वजह से क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 5 और वो लेते हैं, सॉरी 6 और 7 लेते हैं। 5 हमारी जो होती है 2 डायमेंशन, सॉरी 2 डायटोमिक के लिए होती हैं, 2 आपके 2 एटम जुड़े हुए हैं इसमें। चलो ठीक है, इस पर इसके डिटेल में जा रहे हैं, हमें बस याद रखना है कि इतना होता है। और अभी जो हमारे डेरिवेशन वगैरह देखेंगे तो हमारे 3 और 5 की जरूरत पड़ने वाली है, ट्राइएटोमिक तो हम जाएंगे नहीं यूजुअली, ठीक है। तो व्हाटएवर इट इज, लेट अस सी। तो ये हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेना किताब में क्या लिखी हुई है। किताब में इसकी डेफिनेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स लिखी हुई है कि ये जो है टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन
ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है, एंड माइनस द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन देम द पार्टिकल, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है डेफिनेशन। आप एक बार देख लेना क्या डेफिनेशन है ना। ऐसे करके कुछ लिखा होगा कि ये बोलेगा कि टोटल number of coordinate required, specify the position of particle, total number of coordinate required माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन, मैंने उसके मॉलिक्यूल के बीच में कुछ अगर रिलेशन है, पोजीशन के बीच में, ऐसे करके डेफिनेशन लिखी हुई है ना। तो अगर पेपर में आता तो कुछ ऐसे कुछ लिखोगे आप, फिर देख लेने का एग्जिट क्या लिखा है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट चीज़ों पे चलते हैं, वो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ कहता है कि अगर किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी मॉलिक्यूल में मान लो एनर्जी ई है और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, एनर्जी ई है और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, तो सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इक्वल। तो अगर किसी में 10 जूल एनर्जी है और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनर्जी आपकी 2 जूल मिलेगी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनर्जी कितनी मिलेगी? 2 जूल। बाय सिमेट्री जो है आपकी एनर्जी जो है बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ठीक है। तो अगर आप मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल की जो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी पीछे, वो हमने कौन सी काइनेटिक एनर्जी निकाली थी एक्चुअली? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आ रही थी वो 3/2 आ रही थी हमारी, 3/2 kT। ये हमारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो उसको क्या लिख सकता हूँ? हाफ m vx²। एक मॉलिक्यूल के लिए जो होगा स्मॉल m लूंगा, तो इसकी जो तीनों वेलोसिटी का काइनेटिक एनर्जी आएगी, तीनों वेलोसिटी के कारण, वो इतनी आएगी। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आई मॉलिक्यूल की, वो किसके बराबर आई थी हमारी? 3/2 kT। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ 1/2 तो 1/2 पड़ जाएगा। अगर मैं देखूँ ये तीनों एनर्जी मेरी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोल रहा है कि मेरी एनर्जी जो है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को बराबर एनर्जी मिलती है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को बराबर एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, जबकि हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम हो। इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जब आपका सिस्टम स्टेबल हो, थर्मल इक्विलिब्रियम, एनर्जी इज, या थर्मल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर आप निकालोगे कितनी एनर्जी होगी, तो यहाँ पे एक्चुअली हमारी मोनोटोन जो हमारी एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी हमारी निकाली थी, इतनी निकाली थी हमने। तो पर अगर मैं डिग्री देखूं, मान लो ये सिंगल एटम मोनोटोमिक की बात करता हूं मैं, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3 होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। और उसकी जो एनर्जी आएगी, एनर्जी हमारी ये आती है काइनेटिक एनर्जी टोटल, उसमें कोई और एनर्जी तो होगी नहीं, केवल ये एनर्जी होगी। रोटेशन एनर्जी तो होगी नहीं उसमें, मोनोटोमिक वाले में केवल ये काइनेटिक एनर्जी होगी। वो हमारी कितनी आ रही थी? 3/2 kT आ रही थी। अब मुझे पता है कि मेरी जो बाय सिमेट्री जो है सारी एनर्जी बराबर होंगी, mvx² इक्वल टू mv² होगा, vy का स्क्वायर होगा, और ये इक्वल टू mvz का स्क्वायर, ये सब बराबर होंगे आपस में। तो मैं तीनों को अगर मैं पुट करूं तो इसकी वैल्यू जो आएगी, अगर ये x + x + x 3x इक्वल टू इतना है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 1/3 आएगी इसकी, यानी 1/3 ऑफ 3/2 kT। तो मेरी जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 1/2 kT, यानी जो काइनेटिक एनर्जी x डायरेक्शन है या y डायरेक्शन है या z डायरेक्शन है वो 1/2 kT है। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को इतनी एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये मैंने ड्राइव किया मोनोटोमिक के लिए।
तो ये लेकिन सबके लिए वैलिड है ना। अगर सब बाकी मॉलिक्यूल लोगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पे आपकी एनर्जी ज्यादा आएगी, 3/2 kT नहीं आएगी, ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि उसमें रोटेशन भी आएंगी। और इस साइड भी फिर आपका आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा स्क्वायर। तो वहां पे हम ड्राइव नहीं कर सकते, मोनो का ड्राइव कर लिया हमने। तो मोनो से क्या आया कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मेरी एनर्जी होती है हाफ kT होती है, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। तो ये अगर आप लॉ पूरा लिखोगे तो लॉ में पूरा लिखा हुआ है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ईच डिग्री हैज एनर्जी इक्वल टू 1/2 kT, where k is Boltzmann constant, T is the absolute temperature। तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरी एनर्जी 1/2 kT होती है। ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलता है। ओके, यस सर। Yes. ओके। अब जो है, जो हम बात कर रहे थे CPCV की, कुछ टाइम पहले बात चल रही थी। अगर हम CPCV की बात करें तो अब देखते हैं CPCV क्या होता था, क्या क्या चीजें होती थी और डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या रिलेशन था। तो अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ चुके हैं, लेट अस सी द रिलेशन बिटवीन देम। हो गया। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं CPCV के बारे में। CPCV क्या बोला था मैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। मैंने कहा था कि स्पेसिफिक हीट जो होती है वो गैस के लिए डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो। तो सॉलिड लिक्विड के लिए तो लगभग सेम होती है, लेकिन गैस के लिए डिपेंड करती है प्रोसेस पे। तो यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। मोर ओवर ये डिपेंड करती है आपकी गैस कैसी है, आपकी मोनोएटॉमिक है या डायटोमिक है ना। स्पेसिफिक हीट का काम क्या है एक्चुअली? स्पेसिफिक हीट का काम है उसको, जो भी आप स्पेसिफिक हीट उसमें मैंने एनर्जी डालोगे, वो एनर्जी यूज हो सकती है दो चीजों में। एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और एक यूज हो सकती है वर्क डन करने में, है ना। आपने देखा है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर देखोगे तो Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू है आपका। तो या तो वर्क डन करेगी आपकी जो हीट आप डालोगे उसमें सिस्टम में, या फिर वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। तो W वर्क करेगी कुछ, और या फिर इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, तो Q जो हमारा होता है कि किसके बराबर होता है। तो अभी प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि भाई जो आपने देखा वर्क डन आपका होता है, तो प्रोसेस पे डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेस हो रहा है ना। तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। अलग अलग प्रोसेस का वर्क डन तो अलग अलग आता है, हमारा एडियाबेटिक का अलग आता है, थर्मल का अलग वर्क डन आया था। तो अगर मान लो किसी केस में वर्क डन 0 आ गया, उस केस में क्या होगा, Q इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा सीधा। जो भी आप हीट दोगे सारी की सारी कहाँ यूज हो जाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। और इंटरनल एनर्जी आप देख चुके हो कि किसी मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी होती है वो कितनी होती है। तो वो कितनी होती है इंटरनल एनर्जी, अगर मैं देखूं किसी मॉलिक्यूल की, यू हमारी जो होगी पर मॉलिक्यूल जो एनर्जी होती है 1/2 kT होती है। और क्योंकि इसमें F डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो F/2 kT होगी। तो किसी की भी मॉलिक्यूल की जो इंटरनल एनर्जी होगी, अपनी एनर्जी एक मॉलिक्यूल की, वो F/2 kT होगी। और अगर एक मोल की बात करूं तो आप अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ RT आ जाएगा kT की जगह पे। तो जो इंटरनल एनर्जी मेरी होगी वो F/2 kT होगी। ठीक है, तो अगर मेरी मोनोटॉमिक गैस है मान लो, तो यू मेरा आ जाएगा 3/2 kT उसके लिए। डाया है तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये पर मॉलिक्यूल है, अगर मैं मोल की बात करूँ तो 3/2 RT आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे रिलेशन देखना है कि मेरा क्या रिलेशन CPCV होती क्या चीज़ है, क्या मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ उसमें। तो मेरा यू जो है ये आ रहा है, और अगर मैं पर मोल निकालूं तो दिस इज 3/2 RT, दिस इज पर मोल। अब अगर नंबर, और ये था पर मॉलिक्यूल।
ऐसी ये चीज भी आपकी हो जाएगी 5/2 RT इंटरनल एनर्जी 5/2 RT। अब देखो अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करता हूँ पहले, इस पे मेरी CV आएगी, तो कांस्टेंट वॉल्यूम जब होगा तो वर्क डन जीरो होगा, तो वर्क डन जीरो होगा। तो व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट कि जो आप हीट दोगे उसे, वो सारी की सारी उसकी एनर्जी बढ़ाने में यूज हो जाएगी। dq जो होगा वो सारे का सारा डेल्टा यू होगा, du लिख सकते हो आप। अब dq क्या होगा, m नॉट m, n c, क्योंकि आप मोलर की बात कर रहे हैं ना, पर यूनिट मास की बात नहीं कर रहे हैं। जो आप सॉलिड में लिखते हो स्पेसिफिक हीट, वो पर ग्राम लिखते हो, यहाँ पे जो है पर मोल लिख रहे हो आप। तो यू विल राइट n cv, क्योंकि प्रोसेस आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुई है, dt इक्वल टू du, ठीक है, क्योंकि ये तो जीरो है यहाँ पे, वर्क का तो जीरो है, तो ये du हो जाएगा। ये क्लियर हुआ इतना? यस सर। आपकी जो CV आएगी, CV जो आपकी आएगी वो आएगी 1/n du/dt, ठीक है। अब मान लो गैस अगर मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक की जो एनर्जी आती है पर मोल जो आती है वो इतनी आती है। अगर मैं यू लिखूं इसकी तो लिख सकता हूँ 3/2 nRT, और अगर मैं du/dt निकालूं तो आएगा 3/2 nR, और अगर मैं इसे 1/n करूं तो आ जाएगा 3/2 R। इस केस में यानी मेरा जो CV आएगा वो मेरा कितना आएगा, 3/2 R, तो CV इक्वल टू मेरा आ जाएगा 3/2 R। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। अच्छा, इसे 1 मिनट देख लो, नोट कर लो, मैं 1 मिनट में ज्वाइन करता हूँ आपको, रुको मैं नेट का बेगर सही कर लूँ पूरा। हाँ क्लियर है, ओके ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना सबको जो हमने निकाला है CV? यस सर। ठीक है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे यहाँ तो आपको रिलेशन आ गया U इक्वल टू 3/2 nRT करके आ गया, कुछ भी आ गया। जेई वगैरह में क्वेश्चन आते हैं ना, IIT वगैरह में, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, बोलते हैं गैस है, उसको लिखते नहीं कि मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, क्या है, फिर बोलेंगे U आपका वेरी कर रहा है, कुछ रिलेशन दे देंगे उल्टा सीधा सा,
यू जो है इक्वल टू ऐसे है 3t² + 5t इंटू समथिंग, मान लो पेज 10। अब बोलेंगे इसका बताओ CV कितना होगा एट सम टेम्परेचर, तो फिर CV निकालने के लिए आपको du/dt करना पड़ेगा। बोल देंगे पर मोल उसकी जो है इंटरनल एनर्जी ऐसे वेरी कर रही है, तो आपको du/dt निकालना पड़ेगा, उसका du/dt निकालो, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ऐसे, फिर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई वैल्यू आएगी उसकी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको उसको डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए कि निकलता कहाँ से, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, Yes, sir. तो हमारा CV निकल गया। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था मेयर्स रिलेशन की, CP - CV जो है R होता है, तो यहाँ CV निकल जाएगा। CP - CV जो है ये R के बराबर होता है, तो CV आपने निकाल लिया, CP - 3/2R इक्वल टू R, यहाँ से आपका CP आ गया 5/2R, तो आपका CP जो है 5/2R आ गया मोनोटॉनिक के लिए, और CV आएगा 3/2R। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब अगर आप गामा निकालोगे इसका, तो CP/CV यानी कि 5/2R डिवाइड बाई 3/2R, R से R कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो 5/3 1.67। तो क्वेश्चन में दिया रहता है आपका यूजुअली ना, लेकिन अब नहीं दिया रहेगा, कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें दिया नहीं रहता है, क्योंकि आपको पता रहता है ये। तो अगर उसने नहीं भी दिया हुआ तो बोल देगा मोनोटॉनिक गैस है। अगर मोनोटॉनिक गैस है तो फिर आपको पता होना चाहिए कितना होगा। ठीक, Yes, sir. यही काम आप डायटोमिक के लिए कर सकते हो। तो डायटोमिक के लिए जब ये काम आप करोगे, डायटोमिक के लिए निकालोगे, तो डायटोमिक के लिए वैल्यू आपकी आ जाएगी, अब पे 5 होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डायटोमिक के लिए वैल्यू आ जाएगी, CP आपका आ जाएगा, पहले तो CV निकालोगे, CV आ जाएगा 5/2R, और CP आ जाएगा, फिर प्लस R ऐड कर दोगे उसमें, तो 7/2R, और गामा आपका आ जाएगा फिर, सॉरी 7/2 डिवाइड बाई 5/2 यानी कि 7/5 यानी कि 1.4। डायटोमिक का जो गामा आता है वो कम आता है मोनो के मुकाबले, ये आएगा आपका 7/5 यानी कि 1.4। तो ये डायटोमिक के लिए वैल्यूज हैं। ठीक है, Yes, sir. तो ऐसे ट्राई के लिए निकाला जाएगा, ट्राई के लिए आ जाएगा, लेकिन हमारा यूजली मोनो और डाई से काम पड़ता है, तो ज़्यादा जरूरत है नहीं, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, जनरल एक्सप्रेशन ये होता है आपका, आपकी जो यू होती है वो होती है, इन जनरल अगर हम लिखें, यू होती है F/2R, यू होती है F/2R T, है ना, ये हमने देखा है थोड़ी देर पहले। यू जो हमारी होती है वो F/2R, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपको कितनी वो मिलती है, 1/2RT मिलती है, तो आपकी जो यू होती है टोटल वो होती है F/2RT। तो अगर आप CV निकालोगे तो वो आपका आएगा F/2R, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना du/dt करोगे जब, तो F/2R आ जाएगा ये। CP करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो ये आ जाएगा du/dt करके, पर मोल तो है ही ऑलरेडी। CP जो है इसमें प्लस R ऐड कर दोगे, तो CP आपका आ जाएगा F/2R + R, तो F/2 + 1 इंटू R, ये आ गया CP = CV + R करके, ये वाला रिलेशन यूज करके, मेयर्स रिलेशन बोलते हैं सर। आपको पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखो फिर भी, इसको यूज करोगे, ये आपका ये आएगा, राइट। Yes, sir. गामा जब निकालोगे तो इसको डिवाइड बाई इससे करोगे, तो आ जाएगा 1 + 2/f, दिस इज योर गामा।
ठीक है। तो Yes, गामा sir. अगर आप यहाँ से आप सीधा अगर पुट करते हो तो f इक्वल टू 5 पुट करो तो ये आपका आ जाएगा ये, और अगर आप f को 3 पुट करोगे तो बन जाएगा ये रिलेशन आपके आ जाएंगे, ये भी और ये सारे भी CP/CV के, ठीक है। तो ये सारे इस रिलेशन से यूज कर सकते हो, आपको ये याद रखना है जनरल f/2r, और यहाँ पे तो +1 हो जाएगा, और इनका जो गामा आता है 1 + 2/f आता है। नोट कर लो फटाफट से ये। कर लिया। Yes, sir. Yes. अब इसमें काम की बात क्या है जो हमारे काम आने वाली है, ये तो आपको याद रखना ही है जो दिया हुआ है। एक मैंने आपको बता ही दिया कि वो du/dt करके जो आता है। दूसरा में काम की बात ये है कि ये जो रिलेशन है ना गामा इक्वल टू 1 + 2/f वाला, ये यूजफुल है हमारे लिए, है ना। कैसे यूजफुल है, कई बार ऐसे बोलता है वो कि सारे रिलेशन यूजफुल है, जो CP/CV है गामा वाला भी यूजफुल है। कई बार वो बोलता है कि मैंने जो है 2 मोल मोनो एटॉमिक गैस प्लस उसमें ऐड कर दिया मान लो 5 मोल डायटोमिक गैस, है ना। ये ऐसे पूछ लेता है कई बार। फिर बोलता है इसका CP बताओ, CV बताओ और गामा बताओ कितना होगा। इसका जो आप CV निकालोगे, अब आपको पता है CV क्या होता है, f/2r होता है, CP जो है f/2r + 1 होता है। एक्चुअली मेरे को करना क्या होता है यहाँ पे, मैं ना एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम। एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी मेरी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मान लो मैं निकालता हूँ एवरेज, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे F चाहिए। तो F तो मुझे पता नहीं ना कि यहाँ पे मोनो का पता है मुझे 3 होता है, डाया का 5 होता है, लेकिन यहाँ पे ना तो मोनो है ना डाया का, तो मिक्स है दोनों का। तो मैं क्या करता हूँ, एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेता हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो मेरी आ जाएगी 2 मोल मोनोटोनिक के अंदर 2 × 3, टोटल इसकी 6 हुई, जो भी आएगा 2 × 3 करके, और यहाँ पे 5 × 5, इसके 5 मोल थे तो 5 × 5, ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आई डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल। ऐसा करता हूँ यहाँ पे, ऐसे करता हूँ यहाँ पे 4 कर लेता हूँ, नहीं तो फिर आपको बाद में कंफ्यूजन होगा। तो ये आ गया 4, ठीक है। मान लो 4 मोल थे, तो आपको 5 और 5 फिर कंफ्यूजन होगा कितना होगा। अब टोटल से डिवाइड करूंगा तो ये तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करूंगा, 2 मोल + 4 मोल 6 मोल। तो जो भी वैल्यू आएगी 3 × 6 और 20 26 डिवाइड बाय 6 यानी 13/3। दिस इज माय एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब मुझे CV निकालना है तो हो जाएगा f/2r, इसमें केवल r आएगा, ठीक है, t नहीं आता इसमें, वो u में आता है। f/2 आपका आ जाएगा 13/3/2 × r, 13/3 13/6 r हो जाएगा ये। CP निकालोगे तो CV + r कर लो, तो ये CP आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 13 और 6 19 हो जाएगा मेरे ख्याल से। और अगर गामा निकालने का रेशो निकाल लो दोनों का, तो रेशो आ ही जाएगा आपका 19/13, या फिर 1 + 2/f कर लो। क्या है 2/f ही आया था ना, 1 + 2/f जो आएगा 2/f, f इज 13/3, इसको ऊपर करोगे तो कितना हो जाएगा 1 + 6/13, तो ये आ गया 19/13, जिसमें गामा, सॉरी रेशो में r तो आएगा नहीं, तो रेशो है ना, गामा है तो
क्लियर हो गया ये? Yes, sir. हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो वहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। किताबों में क्या करते हैं वो लोग, पहले सीवी एवरेज निकालते हैं, वो सीवी एवरेज, फिर वो सीपी एवरेज निकालते हैं, फिर वो डिवाइड करके फिर गामा निकालते हैं। तो उसकी जरूरत नहीं है आपको, शॉर्टकट यही है कि आप डायरेक्ट इससे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो एवरेज, उससे कर लो फटाफट से। एक तो बात ये थी इसमें इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। दूसरी बात इसमें ये है कि जो सीवी होगा, मान लो कोई प्रोसेस हो रही है, कोई भी प्रोसेस हो रही है, ओह माय गॉड, कोई भी आपका अगर प्रोसेस हो रहा है तो मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है या नहीं भी हो रहा, तो आपका सीवी तो सेम ही रहेगा। सीवी चेंज होगा क्या? भाई सीवी तो हमने डिफाइन कर लिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, और सीपी कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। अब प्रोसेस हो सकती है ना तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही हो ना कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही हो, है ना? तो हो सकता है कैसे भी हो रही हो। इसको रिकवर करें, रिकवर हो जाएगा, करता नहीं यार रिकवर। लेट अस सी हैज इट रिकवर्ड। डोंट थिंक इसने रिकवर किया है। There is something. Okay, anyway, what I was saying कि आपका जो प्रोसेस है वो हो सकता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी ना हो, कांस्टेंट प्रेशर पे भी ना हो, ठीक है? हो सकता है। Yes, sir. Yes, sir. अब आप जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हो, आप क्या लिखते हो? डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस वर्क डन, ये लिखते हो। Yes. अब इसमें जो ये चीज है एक्चुअली डी यू क्या चीज है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की क्या होती है एक्चुअली? इंटरनल एनर्जी होती है आपकी F/2 RT, एक मोल मॉलिक्यूल के लिए होती है। Yes, sir. तो डेल्टा यू क्या है आपका? F/2 R डेल्टा टी। Yes. अब ये F/2 R क्या है? CV. CV। तो ये CV डेल्टा टी होगा एक मोल की अगर बात करूं, या मैं इन जनरल लिख सकता हूं डेल्टा यू इक्वल टू MC dt, n मॉलिक्यूल के n मोल के लिए। तो ये हमें ये जो है NCV dt ही होगा, चाहे प्रोसेस कोई भी हो रही हो, क्योंकि चेंज जो एनर्जी होगी हमारी वो तो F/2 RT होगी ना। जब इनिशियल ये होगी, फाइनल आपकी F/2 RT डैश हो जाएगी, चाहे प्रोसेस कोई भी हो रही हो। तो उसका जो चेंज आप निकालोगे, चेंज तो यही आएगा हमेशा, चाहे कोई प्रोसेस चल रही हो। तो उस सारे केसेस में डेल्टा यू विल ऑलवेज कम NCV dt। तो आप डायरेक्टली NCV dt पुट कर सकते हो। आप ये नहीं बोलोगे सर कि इक्वेशन तो हो ही नहीं थी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, आप क्यों पुट कर रहे हो? क्योंकि वो डेफिनेशन यूज की है। तो NCV डेल्टा टी इज इक्वल टू du फॉर एवरी प्रोसेस, ठीक है, फॉर एनी प्रोसेस। क्लियर हुआ? Yes, sir. सर एक बार और बता दीजिए। देखो मैंने कहा कि भाई u हमारा ये आया था F/2 RT। Yes, sir. अब अगर मैं डेल्टा यू निकालूंगा तो डेल्टा यू क्या आएगा मेरा? डिफरेंशिएट करूंगा दोनों तरफ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है मेरा, बाकी तो चेंज कुछ हो नहीं रहा, तो ये आएगा, है ना? ये एक्चुअली है क्या? Yes, ये sir. u2 माइनस u फाइनल माइनस u इनिशियल है ये। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल करूंगा तो F/2 R कॉमन आ जाएगा, t फाइनल माइनस t इनिशियल आ जाएगा, वो डेल्टा t हो गया, Yes, sir. ठीक है? इसमें मैंने तो प्रोसेस मानी है कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है या कांस्टेंट टेम्परेचर, मैंने इसको माना है? अभी तो नहीं माना मैंने कुछ भी, Yes, sir. मैं तो F/2 यहाँ से स्टार्ट किया है, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मैं यहाँ पे आया, तो ये करते करते क्या आ गया? फाइनली CV dt आ गया। Yes, sir. Okay. तो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी प्रोसेस के लिए, इन एनी जनरल प्रोसेस यू कैन राइट दिस थिंग फॉर एनी प्रोसेस, चाहे वो किसी भी कैसे भी हो रही हो, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो ये हम किसी प्रोसेस के लिख सकते हैं। डेल्टा क्यू तो डिपेंड करता है प्रोसेस कौन सी चल रही है, तो ये इन जनरल हम NC dt लिख सकते हैं। C डिपेंड करेगा भी प्रोसेस कौन सी है। अगर कांस्टेंट प्रेशर हो रहा होगा तो CP हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो CV हो जाएगा, अगर
कुछ भी नहीं है तो केवल सी मान लो उसको, NC डेल्टा टी, उसका प्रोसेस का सी कुछ निकालना पड़ेगा आपको, उस प्रोसेस का सी कितना आता है ना। और जब वर्क डन की बात आएगी तो वर्क डन आप लिख सकते हो PdV का इंटीग्रेशन, जनरल तो ये होता है। अब अगर वो एडियाबेटिक है तो आपको पता है वर्क डन कितना होगा, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, तो आपको पता है। लेकिन मान लो कुछ भी नहीं है इनमें से, उसने कोई जनरल इक्वेशन दे दी, ये कोई आपकी जो है गैस है, उसका वॉल्यूम जो है ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है, टी स्क्वायर प्लस अल्फा टी क्यू प्लस समथिंग वेरी कर रहा है। अब बताओ इसका जो है वर्क डन कितना होगा या इसका डी क्यू कितना होगा। तो कुछ भी नहीं, आपको नहीं पता आइसोकोरिक आइसोबारिक हो सकता है, कुछ भी ना हो प्रोसेस। तो उस केस में वर्क डन निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला आपको पता है, पीडीवी होगा, है ना। तो उस केस में जनरल फॉर्मूला से निकाल लेंगे। डी क्यू जो होगा वो तो डिपेंड करेगा कितना आता है। डी यू आप यहाँ से निकालोगे, डी यू सबसे आसान है आपके लिए, डी यू निकालना। डी डब्ल्यू आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, डी क्यू फिर आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट लॉ का यूज करके, है ना। डी क्यू आप डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, फिर डी क्यू क्या होगा, इन दोनों का यूज करना पड़ेगा आपको। तो इन दोनों का यूज करके आप डी क्यू निकाल सकते हो। क्लियर हुई चीजें? Yes, sir. तो अभी टाइम हो रहा है, चलो 2 मिनट है हमारे पास, एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज, बाकी फिर कल देखेंगे इसके क्वेश्चंस वगैरह। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना, हमने आज पढ़ा। हमने आज जो है पहले तो सारे लॉ ड्राइव के लिए अपने एनर्जी उससे इक्वेशन से, जो हमने प्रेशर वाली इक्वेशन बनाई उससे सारे लॉ ड्राइव किए। उसके बाद फिर हमने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मैंने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, उसमें रूट मीन स्क्वायर वगैरह क्या होती है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, वो सब देखा। फिर हमने सीपी सीवी को समझा और गामा को समझा, डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझा वहाँ से। ये सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है ए डायटोमिक गैस इज हीटेड, डायटोमिक गैस इज हीटेड, हीट किया, यानी इसको कोई हीट बाहर से दी आपने, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ heat energy given is used to increase internal energy? ये बताना है आपको, ऑप्शन ये है। ऑप्शन सी 5/7 Yes, sir, मेरा भी आ रहा है। इंटरनल एनर्जी के लिए कितनी यूज होगी, डायटोमिक है 5 और 7। हाँ सही लग रहा है, देख लेता हूँ क्या सही लग रहा है मेरे को। करेक्ट। तो देखो यहाँ पे हीट गिवन क्या होगी, क्यू होगी NC dt। मैंने कहा था प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, अब यहाँ प्रोसेस क्या दे रखा है, कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ NCP dt।
ये मेरा Q हो गया हीट गिवन। और वो कह रहा है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में कितनी हीट यूज होगी, वो होगी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज होगी, वो होगी आपकी, मान लो से मैं मानता हूँ डेल्टा यू जो होगी वो होगी आपकी एन सी वी डी टी। मैंने कहा था कोई प्रोसेस हो आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इंटरनल एनर्जी जो बढ़ेगी इतनी बढ़ेगी। अब वो क्या करेगा, रेशो कितना होगा, कितनी जो आपने हीट दी, इसको मैं बोल सकता हूँ ये हीट मैंने दी, जो इंटरनल एनर्जी बढ़ी इतनी हीट इसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो गई। तो उसका रेशो पूछा था उसने, मेरे को जो रेशो निकालना है वो डेल्टा यू बाय क्यू का निकालना है। तो जो आप निकालोगे डेल्टा यू बाय क्यू का रेशो एन सी वी डी टी डिवाइडेड बाय एन सी पी डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है एन वगैरह तो कट जाएगा, डी टी भी कट जाएगा आपका, तो आपका सी वी बाय सी पी आएगा, सी पी बाय सी बी आएगा। तो सी पी जो है आपका 3/2 आर होगा इस केस में। कौन सी गैस है ये, डायटोमिक है। डायटोमिक में क्या होता है 5/2 आर, और ये हो जाएगा 7/2 आर, आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यू विल गेट 5/7, सी ऑप्शन। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो इसमें अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछता ही है कि गैस इज हीटेड व्हाट फ्रैक्शन, वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन भी आप निकाल सकते हो कितना फ्रैक्शन आएगा इसका। Yes, sir. 2/7 आएगा। भाई 7 में से 5 यहाँ यूज हो गई, तो 7 में से 2 कहाँ जाएगी, वर्क डन करने में यूज होगी, Yes, sir. 2/7। ठीक है। तो अगर वाला कोई क्वेश्चन आता है ना, मान लो इसमें बोलता है कि मैंने इतनी हीट दी, इसे 500 जूल हीट दी, कितना ये वर्क करेगा, तो अब आप निकाल सकते हो, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का आइडिया हो गया। तो आप बता सकते हो इसका रेशो क्या आएगा, उसका क्यू कितना आएगा, डेल्टा यू कितना आएगा, तो वर्क डन कितना आएगा। तो अब हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे आपको जो पहले करा रहा था ना, जो थर्मोडायनेमिक्स, तो मैं क्वेश्चन दे नहीं रहा था आपको, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज हो रहा था, लेकिन अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। तो कल इसके क्वेश्चन हम देखेंगे, कल की क्लास में इसको हम देखेंगे क्वेश्चंस को, कि इसके क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर। सी यू, टिल देन गुड बाय। Thank you, sir. वेलकम। Good evening, sir.